बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑपरेशन हाई रिस्क इमरान सीरीज़ नावल बाय ज़हीर अहमद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। रेड स्टार्स ने उम्र और ताकत के लिहाज से 1 से 6 तक अपने लिए नंबर्स मखसूस कर रखे थे। जेकार्टी यानी ग्रेट मास्टर का नंबर 1 था, 2 नंबर एंथोनी का था, 3 और 4 आर्गर और शार्की का था, 5वां नंबर मार्टिन का था और 6ठा नंबर ट्रेग नामी गुंडे का था। ये सब अपने अपने फ़न में यकता थे। जेकार्टी ताकत और जहानत के लिहाज से इन सब से बढ़ता था। अलबत्ता हथियारों के साथ साथ वो सब मार्शल आर्ट्स के बेहतरीन फाइटर समझे जाते थे, जिनका मुकाबला करते हुए अच्छों को पसीना आ जाता था। शायद यही वजह थी कि एक्रेमिया और इसकी इर्द गिर्द की रियासतों के रास्कल ग्रुप और बाज़ सरकारी एजेंसियां भी रेड स्टार्स के नाम से लरसती थी। तुमने ये बात किस एमा पर कही है? ग्रेट मास्टर ने चौंक कर इसकी तरफ देखते हुए पूछा। ग्रेट मास्टर, पाकिस्तान एक इंतहाई मखलूकुल हाल, पसमानदा और बेज़र लोगों का मुल्क है। यहाँ तो वैसे ही सूबाई तासुब पाया जाता है। इस मुल्क की जड़ें ये लोग खुद ही कमज़ोर और खोखली करते जा रहे हैं। फिर हम जैसी बड़ी और ताकतवर तंजीम को हायर करके यहाँ दहशतगर्दी और तबाही फैलाने के लिए क्यों भेजा गया है? यहाँ ऐसे मामूली काम करने के लिए किसी आम तंजीम को हायर किया जाए तो वो भी ऐसा कर सकते थे। फिर हमें ही इस काम के लिए एक्रेमिया ने क्यों मुंतखब किया? और इस काम के लिए इन्होंने हमें भी जिस कदर भारी मुआवजा देने का वादा किया है, इसे भी सुनकर मैं हैरान हूँ। अगर पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद ही करना लाजिम है तो वो दूसरे मशरिक़ वस्ता के मुल्कों जैसे हाल खुद भी कर सकता था। मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान को मिटाने के लिए एक्रेमिया का एक जंगी बेड़ा ही काफ़ी हो सकता है, एंथोनी ने वजाहत करते हुए कहा। तुम्हारी तमाम बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं एंथोनी। एक्रेमिया जैसा सुपर पावर मुल्क वाकई किसी भी मुल्क को नहायत आसानी के साथ ना सिर्फ अपना ग़ुलाम बना सकता है बल्कि इसे मिटा भी सकता है। इस सिलसिले में मैंने भी इस सरकारी एजेंसी से बात की थी, मगर इन्होंने मुझे कुछ बताने से साफ इनकार कर दिया। इन्होंने $10 करोड़ मुआवजा हमें देने की बात की तो मैं दंग रह गया। इतना मुआवजा हासिल करने और वो भी एक मामूली सा काम करने के लिए हमें मिल रहा था तो मैं भला इनसे कुछ और क्या पूछ सकता था? मैंने इनका काम करने की फ़ौरन हामी भर ली और आप सबको लेकर यहाँ पहुँच गया। ग्रेट मास्टर ने जवाब देते हुए कहा। फिर भी मास्टर, इसके पीछे इनका कोई तो मकसद होगा। आपकी बातों से जाहिर होता है कि वो लोग सिर्फ सरकारी एजेंसियों को उलझाने के लिए हमसे ये काम ले रहे हैं। रेड स्टार नंबर 4 शार्की ने कहा। हो सकता है कि हमें डमी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा हो। एक्रेमिया की कोई सरकारी एजेंसी पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी हमसाया मुल्क के ख़िलाफ़ कोई खुफिया कार्रवाई करना चाहती हो। पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियां जो हमारे पीछे लग जाएंगी तो इन्हें आज़ादी से काम करने का मौका मिल जाएगा। ग्रेट मास्टर ने जवाब दिया। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। बहरहाल इस कदर भारी मुआवजा हासिल करने के बाद हमें क्या पड़ी है कि हम यहाँ बैठे सर खपाते रहें कि एक्रेमिया का इस होलनाक तबाही के पीछे क्या मकसद है। हमें तो काम से गर्ज है और काम भी हमारे मतलब का है। दंगा, फसाद, होलनाक तबाही और खून खराबा। और फिर हमें यह भी तो आज़ादी दी जा रही है कि हम यहाँ खुलकर काम कर सकते हैं। मुझे तो बस आप इजाज़त दें ग्रेट मास्टर कि मैं यहाँ खून की नदियाँ बहा दूँगा। रेड स्टार नंबर 6 ट्रेग ने सर झटकते हुए सफाकी से कहा। ट्रेग ठीक कह रहा है, काम हमारे मतलब का है और यहाँ के लोग भी थके मांदे जहनों के मालिक हैं। इन्हें मारने में हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रेड स्टार 3 आर्गर ने सर हिलाते हुए कहा। तो ठीक है, फिर हमें आज से ही अपना काम शुरू कर देना चाहिए। इस वक्त आपको बुलाने का मकसद भी यही था कि हम सब अपने अपने नेटवर्क और इलाके तय कर लें और ये कि हमें कहाँ कहाँ और क्या करना है। ग्रेट मास्टर ने कहा। ये सब तय करना आपका काम है ग्रेट मास्टर, हम तो स्पेशल मिशन में आपके हुक्म के ग़ुलाम हैं। एंथोनी ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी बात सुनकर दूसरे मेंबर और ग्रेट मास्टर भी मुस्कुरा दिया। ग्रेट मास्टर ने जेब से चंद कागज़ निकाले और फिर एक एक कागज़ इनको दे दिया। वो कागज़ खोलकर पढ़ने लगे। मैंने इन कागज़ों में आप सब के लिए अलहदा प्लानिंग लिख दी है।
आप अपने अपने तौर पर काम करेंगे और इस मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा तबाही और बर्बादी से हमकिनार करेंगे। फ़िलहाल हमारी कार्रवाइयाँ पाकेशिया के दारुल हुकूमत तक महदूद रहेंगी, फिर हम अपना सर्कल पूरे मुल्क में फैला देंगे। दारुल हुकूमत में कार्रवाई का मकसद ये है कि हुकूमती एजेंसियों के तमाम हेडक्वार्टर यहीं मौजूद हैं। इन सब को एक साथ उलझाने में यहाँ हमें ज़्यादा कामयाबी मिल सकती है, ग्रेट मास्टर ने इनसे मुखातिब होकर कहा। बाकी तमाम सरकारी एजेंसियों को तो हम संभाल लेंगे, लेकिन ग्रेट मास्टर, सुना है यहाँ की सीक्रेट सर्विस इंतहाई ख़तरनाक और फ़ाल है। इनमें ख़ास तौर पर अली इमरान नामी शख्स को दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर, ज़हीन और ख़तरनाक तरीन एजेंट समझा जाता है। इसके बारे में यहाँ तक मशहूर है कि इसने अपने हाथों से कई इसराइली, एक्रेमी और रूसियाई एजेंटों की गर्दनें तोड़ी हैं। बड़े बड़े मुल्कों की बड़ी बड़ी सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियाँ इसके नाम से थरथराती हैं, और वो एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो कब्र तक इसका पीछा नहीं छोड़ता। रेड स्टार नंबर 5 मार्टिन ने, जो अब तक खामोश बैठा था, अपना कागज़ पढ़कर इन सब से कदरे परेशान अंदाज में मुखातिब होकर कहा। इसकी बात सुनकर ग्रेट मास्टर समेत सब चौंक पड़े। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस, अली इमरान, ये तुम क्या कह रहे हो मार्टिन? पाकिस्तान जैसे पसमानदा मुल्क की सीक्रेट सर्विस इस कदर ताकतवर और फ़ाल कैसे हो सकती है? एंथोनी ने हैरान होकर पूछा। दूसरे मेंबरों और ग्रेट मास्टर के चेहरे पर भी हैरत लहरा रही थी, जिससे अंदाज़ा होता था कि वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और इमरान से कतई लाबलद थे। मैं सच कह रहा हूँ, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और अली इमरान का मेरा कभी सामना तो नहीं हुआ, मगर इनके कारनामों के नाकाबिले यकीन वाक़यात एक्रेमिया में भी मशहूर हैं। इन्होंने एक्रेमिया के भी कई नामवर और ताकतवर एजेंसियों और एजेंटों को ख़त्म किया है, और एक्रेमिया में ऐसी ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं कि एक्रेमिया की हुकूमत भी इनसे खौफ खाने लगी है, मार्टिन ने कहा। और फिर वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और अली इमरान के कारनामों की इन्हें तफसील बताने लगा, जिसे सुनकर इन सब की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। ओह, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इतनी ख़तरनाक है, तो फिर हमें यहाँ इतना भारी मुआवजा देकर ऐसे ही नहीं भेजा गया। इसका मतलब है कि हमें पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और ख़ास तौर पर अली इमरान से हाथ पांव बचाकर काम करना होगा, एंथोनी ने कदरे तशवीशज़दा लहजे में कहा। हाँ, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और अली इमरान हमारी तरह इंसान ही होंगे। आसमान से उतरी हुई इन अनोखी मखलूक या इनका ताल्लुक जिन भूतों से तो नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूँ कि मुझे सरकारी इमारतें तबाह करने और सरकारी लोगों को मारने की बजाय सीक्रेट सर्विस और अली इमरान के खात्मे का टारगेट दे दिया जाए। इनसे अगर मेरा टकराव हो गया तो मैं इन्हें बता दूंगा कि मैं किस कदर खौफनाक और किस हद तक ताकतवर हूँ। इन सब को मैं चूंटियों की तरह अपने पाँव तले मसल कर रख दूंगा। मेरा भी यही ख्याल है। 4 रेड स्टार्स पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी फैलाने पर लग जाएं, और ट्रेक के साथ साथ मुझे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और अली इमरान के खात्मे का टारगेट दे दिया जाए। रेड स्टार नंबर 4 शार्की ने कहा, ट्रेक की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम दोनों पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और अली इमरान के खात्मे के लिए काम करना चाहते हो तो मुझे इसके लिए कोई एतराज़ नहीं, लेकिन बहरहाल हमारा ग्रुप 6 अफराद पर मुश्तमिल है। तुम में से अगर किसी को मामूली सी भी खराश आई तो इसकी तकलीफ़ मुझे होगी, इसलिए पूरी एहतियात और ख़ुद को इनसे महफूज रख कर इन पर वार करना, ग्रेट मास्टर ने कहा। ऐसा ही होगा ग्रेट मास्टर, हम आपकी हिदायत पर पूरी तरह अमल करेंगे, ट्रेग और शार्की ने खुश होते हुए कहा। तो ठीक है, तुम लोग अपने अपने तौर पर काम करो, मैं अपने तौर पर काम करूँगा। एक दूसरे की खैरियत और राब्ते के लिए तुम सबके पास B4 ट्रांसमीटर मौजूद हैं। किसी भी वक्त और किसी भी लम्हे तुम एक दूसरे से रब्ता कर सकते हो, और एक दूसरे की मदद करना भी हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ होगा। हमारी रहाइशगाहें, सफरी सहूलियात और असलहा, इन सब की तफसीलात कागज़ों में दर्ज हैं। इसके अलावा अगर तुम लोगों को किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो इस सिलसिले में तुम मुझसे बात कर लेना, मैं अपने ज़राए से तुम्हारे लिए वो सब कुछ मुहैया कर दूंगा, ग्रेट मास्टर ने कहा। और फिर इनकी मीटिंग बर्खास्त हो गई। एक दूसरे से हाथ मिलाकर वो सब वहाँ से रुखसत हो गए। इमरान का जहन आंधी और तूफ़ान की जद में आया हुआ था। सुपर फयाज ने इसे जो फ़ाइल दी थी, इसमें करान के एक सीक्रेट एजेंट फैसल बिन हयान का सरकारी ख़त था, जिसमें इसने करानी कोर्ट में इमरान के लिए एक इंतहाई ज़रूरी मैसेज भेजा था। इस ख़त में फैसल बिन हयान ने इमरान को बतौर सुपर सीक्रेट एजेंट के मुखातिब किया था। करानी सुपर सीक्रेट एजेंट ने इमरान को सरकारी लेटर पर ज़ाती ख़त लिखा था। इसने वाज़े तौर पर लिखा था कि वो अली इमरान को अच्छी तरह से जानता है, वो कब और कहाँ पैदा हुआ, इसने कहाँ कहाँ तालीम हासिल की, वो कब घर से अलहदा हुआ और कैसे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की बुनियाद रखी गई, और एक्सटो को भी वो अच्छी तरह से जानता है, दानिश मंजिल, राना हाउस, हत्ता कि इसके सबसे खुफिया ठिकाने ज़ीरो हाउस के बारे में भी इसे पूरी मालूमात हासिल थीं।
फैसल बिन हयान के ख़त के मुताबिक इसने ये तमाम मालूमात नहायत मेहनत और तवील अरसा इस पर काम करके हासिल की थी। इसने इन तमाम बातों के अलावा इमरान को ये मैसेज दिया था कि बहुत जल्द वो एक बहुत बड़ी और खूनख्वार तंजीम लेकर पाकिस्तान आने वाला है। वो खुलेआम इसे चैलेंज कर रहा था कि अगर इमरान को एक्सटो का मफाद और इसकी सलामती अजीज़ है तो वो इसके रास्ते और इसके मिशन को रोकने की कोशिश ना करे। इमरान ने अगर इसके ख़िलाफ़ काम करने की कोशिश की या इसके किसी साथी को मामूली सा गज़न भी पहुंचाया तो वो एक्सटो का राज सारी दुनिया के सामने आश्कारा कर देगा। ये वो बातें थी जिनकी वजह से इमरान जैसा शख्स भी बुरी तरह से हिल गया था। फैसल बिन हयान कारानी सीक्रेट एजेंट को वो बिल्कुल नहीं जानता था। दूसरा कारान इनका हमसाया मुल्क था और पाकिस्तान के इस मुल्क से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे जो दोस्ती से कहीं ज़्यादा गहरे और मजबूत थे। फिर कारानी एजेंट पाकिस्तान में क्या मिशन लेकर आ रहा था और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह थी कि आखिरकार इमरान का इस कदर अहम और अरसे से छुपा हुआ राज इसे कैसे मालूम हो गया था। इस सिलसिले में इमरान ने वजारत ख़ारजा के तहत जो सरकारी फ़ाइलें बना रखी थीं, इनमें एक फ़ाइल इमरान के पास और दूसरी सर सुल्तान की तहवील में थी। जब तक कोई इन फ़ाइलों को नहीं देख लेता इस वक्त तक एक्सटो का राज किसी भी सूरत में कोई नहीं जान सकता था। कारानी एजेंट फैसल बिन हयान ने जो तफसील लिखी थी इससे साफ जाहिर हो रहा था कि किसी तरह इसकी ज़ाती फ़ाइल या फिर सर सुल्तान के स्ट्रॉन्ग रूम से फ़ाइल की तफसील हासिल कर ली गई है। लेकिन ये बात भी नामुमकिनात में से थी। एक फ़ाइल जो इमरान के पास थी इसे इमरान ने ऐसी खुफिया जगह छुपा रखा था जिस तक पहुंचना नामुमकिनात में से था। दूसरे सर सुल्तान के स्ट्रॉन्ग रूम में जो दीवार गैर सेफ बनाया गया था इसमें इमरान ने एक ऐसा खुफिया खाना बना रखा था जिससे अगर सर सुल्तान के अलावा कोई और खोलने की कोशिश करता तो सर सुल्तान के ऑफिस, इनके घर और ख़ास तौर पर दानिश मंजिल में लगा हुआ स्पेशल अलार्म बज उठता और गैर मोहतात तरीके से खोले गए खुफिया खाने में मौजूद एक्सटो की फ़ाइल एक लम्हे में जलकर राख में तब्दील हो जाती। इस तरह इसमें मौजूद मालूमात के बारे में किसी को पता ना चलता। फिर फैसल बिन हयान को इन सब बातों का इल्म कैसे हुआ? दूसरे, इसने जिस तरह कारानी ज़बान में ख़त लिखा था और इस पर सरकारी मोहर लगाकर और नीचे दस्तखत किए थे, इस बात ने भी इमरान को परेशान कर रखा था। अगर फैसल बिन हयान ने सब कुछ लिखना था तो इसने इस पर सरकारी मोहर क्यों लगाई और ख़त को इंटेलिजेंस के दफ्तर में क्यों भेजा? एक तो इमरान के लिए यही बात परेशानी से कम नहीं थी कि कारानी एजेंट एक्सटो होने के राज से वाकिफ़ है। दूसरे, इसने खुले आम इस ख़त को इंटेलिजेंस के ऑफिस में भेज दिया था जो लामहला सर अब्दुर्रहमान की डाक में इनके पास पहुंचा होगा। इन्होंने इमरान के पर्सनल लेटर को खोल लिया होगा। सर अब्दुर्रहमान को कारानी कोड ज़बान नहीं आती थी और ना ही इंटेलिजेंस में इमरान किसी ऐसी शख्स को जानता था जो कारानी कोड ज़बान से वाकिफ़ हो। लेकिन ये भी तो हो सकता था कि अजीब व गरीब कारानी कोड तहरीर पढ़वाने के लिए सर अब्दुर्रहमान तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर किसी कारानी ज़बान जानने वाले एक्सपर्ट को वहाँ बुलवा लेते। ये सोचकर इमरान एक बार फिर उलझ गया था। वो नहायत तेज़ रफ्तारी से ड्राइविंग करता हुआ दानिश मंजिल पहुँचा था। दानिश मंजिल में मौजूद ब्लैक ज़ीरो ने इमरान को इस नए हुलिये में देखा तो मुस्कुराए बगैर ना रह सका और समझ गया कि इमरान अपनी आदतों से मजबूर होकर नई और अनोखी शरारत के मूड में है। लेकिन इमरान जब ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ और ब्लैक ज़ीरो ने इसका परेशान सा चेहरा देखा तो वो भी परेशान हो गया। क्या बात है इमरान साहब, आप? सलाम दुआ के बाद ब्लैक ज़ीरो ने इससे मुखातिब होकर कहना चाहा, लेकिन इमरान ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और वॉशरूम में घुस गया। कुछ देर बाद वो वॉशरूम में नहा धोकर और लिबास पहनकर बाहर आ गया जो इसने इमरजेंसी तौर पर वहाँ रखे हुए थे। इस वक्त भी इसके चेहरे पर संजीदगी तारी थी। इमरान अपनी कुर्सी पर बैठ गया और इसने बेख्तियार अपना सर पकड़ लिया। इमरान साहब, खैरियत तो है ना? ब्लैक ज़ीरो चंद लम्हे इमरान की जानिब देखता रहा, फिर आखिर इससे रहा ना गया तो पूछ बैठा।